हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में क्लाइमेट चेंज के बारे में देखा और उससे रिलेटेड हमने नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी देखा कि किस वजह से क्लाइमेट चेंज आता है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इफेक्ट्स हैं हमने उसके बारे में भी देखा हुआ था, और हमने थोड़ा बहुत ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में भी कहा हुआ था। तो आज के इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अब में से कई लोगों को लगता होगा कि ओशन में एसिड्स वगैरह रिलीज करने से ओशन एसिडिफाई होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत ही एक यूनिक फिनोमिना है जो कि अगेन क्लाइमेट चेंज ही इसके पीछे भी है। ग्लोबल वार्मिंग जैसा एक सबसे बड़ा रीज़न ही जो है जो ओशन में एसिडिफिकेशन कर रहा है। इन सभी के बारे में आज का हमारा टॉपिक आइए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कोरल रीफ जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। दैट इज बिकॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। तो आइए सबसे पहले व्हाट इज इट, ओशन एसिडिफिकेशन का ये जो प्रोसेस है वो होता क्या है। देखिए, ओशन एसिडिफिकेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कार्बोनेट। हमने ऑलरेडी कार्बन साइकिल के बारे में बात किया, और कार्बोनेट जो है वो बहुत ही क्रूशियल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खुद के ऊपर बिल्ड करने के लिए, शेल्स वगैरह उसके लिए बनाने के लिए। इवन हमारे बोन्स में भी जो है कार्बोनेट हमें देखने को मिलता है। द वेरी बिल्डिंग ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, जिस पर पूरी एक बॉडी बनती है। और खासकर जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर टाइनी एनिमल्स बहुत से होते हैं जिनका बिल्डिंग ब्लॉक ही उनके शेल्स और स्केलेटन्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए कार्बोनेट बहुत ही जरूरी है। तो ओशन एसिडिफिकेशन जो है वो उस अमाउंट ऑफ कार्बोनेट को रिड्यूस कर देता है विच इज अ की बिल्डिंग ब्लॉक इन सी वाटर। पूरे सी वाटर में आप देख लीजिएगा कई प्राणी जो होते हैं वो छोटी छोटी मात्रा में होते हैं, छोटे होते हैं, जिनके लिए शेल्स और स्केलेटन्स ही सब कुछ होते हैं ज्यादातर, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत छोटी होती है, फ्रेजाइल होती है। तो ओशन एसिडिफिकेशन जो है वो पीएच लेवल्स जो होते हैं ओशन के, उन्हें हद से ज्यादा बढ़ा देता है। ये भी अगेन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही आता है। तो इस ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से जो है उस कार्बोनेट का कंटेंट जो है पूरे वाटर में कम हो जाता है। This makes it more difficult for marine organisms such as corals and some planktons। हमने ऑलरेडी corals और planktons के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ था। planktons तो लिटरली ऑक्सीडाइजेशन में तो बहुत ही योगदान वो देते हैं ओशन में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए। और कोरल जो है वो लिटरली एक अलग ही उनका इकोसिस्टम होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। लिटरली वन ऑफ द मोस्ट रिच अगर बायोडाइवर्सिटी हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलती है तो वो कोरल्स में ही देखने को मिलती है। तो सच एज कोरल्स एंड सम प्लैंक्टन्स टू फॉर्म देयर शेल्स एंड स्केलेटन्स एंड एग्जिस्टिंग शेल्स में बिगिन टू डिसॉल्व। तो बस ऐसा ही नहीं कि जो शेल्स और स्केलेटन्स उन्हें बनाने के लिए जो कार्बोनेट की जरूरत है वो कम पड़ती है, लेकिन लिटरली जो ऑलरेडी उनके पास कार्बोनेट है उनकी वजह से भी जो शेल्स उनके पास ऑलरेडी है वो भी पानी में डिसॉल्व होना शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में, पिछले स्लाइड में जो आपने पिक्चर देखा, लिटरली वहां पर जो कोरल्स है वो पूरे डिसॉल्व हो चुके थे, उनके पूरे शेल्स एंड स्केलेटन्स वगैरह वो डिसॉल्व हो चुके थे। तो इतना एक सीरियस कंसर्न है ओशन एसिडिफिकेशन। Ocean absorbs a substantial portion of carbon dioxide emitted into the atmosphere by human activity with potentially negative effects on shell forming organisms। हमने ऑलरेडी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो कई बार जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लैंक्टन्स वगैरह भी जो है वो ऑब्जर्व करते हैं ताकि ओशन में भी ऑक्सीजन वगैरह दे। लेकिन अगर हद से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी बढ़ जाती है तो दिस इज वेयर द रियल प्रॉब्लम ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन स्टार्ट्स। Increasing carbon dioxide in atmosphere due to human activities not only affects the climate, it also has a direct chemical effects on the ocean water। अभी जैसे कि मैंने pH levels कहा, तो ये pH levels भी हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं because of this climate change। The oceans have absorbed between a third and a half of carbon dioxide humans have released into atmosphere since about 1850s। तो एक अच्छा खासा हैवी अमाउंट जो है, थर्ड एंड हाफ हैवी अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं ये ओशंस। तो 1850 से जो है ये तादाद और भी बढ़ गई है। दिस हैज स्लोड द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। When carbon dioxide dissolves in sea water, the water becomes more acidic। तो ऑब्जर्व करने से क्लाइमेट चेंज तो रेट स्लो होता है क्योंकि ओशंस कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और थोड़ा बहुत जो है प्लैंक्टन्स वगैरह ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस में जो है मदद कर रहे हैं। लेकिन हद से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेना भी बहुत ही हार्मफुल है ओशन के लिए, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ विच दे आर बिकमिंग मोर एसिडिक इन नेचर। केमिकल कंटेंट्स उनमें बढ़ रहे हैं और पीएच लेवल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर कार्बोनेट की कमी आ रही है और शेल्स और स्केलेटन्स जो है कोरल्स और प्लैंक्टन्स के वो फॉर्म नहीं हो रहे हैं। मैराइन ऑर्गेनिजम्स पर बहुत ही बुरा प्रॉब्लम या फिर दबाव पड़ रहा है।
The acidity of the ocean has increased by 26% since about 1850, a rate of change roughly 10 times faster than any time in the last 55 million years. पिछले जो 55 मिलियन साल में जितना ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीज हुआ है वो बस लिटरली 150 साल में या फिर 200 साल की व्यवधि में उतना ही 26% जो है वो बढ़ चुका है, 10 टाइम्स ज़्यादा व्हेन कंपेयर्ड विद द लास्ट 55 मिलियन ईयर्स। तो आपको क्या नहीं लगता कि दिस इज लिटरली बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी कि मैनमेड फैक्टर्स। हमने पिछले चैप्टर में तो इसी के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ था। तो अगेन ओशन एसिडिफिकेशन भी इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स विच मैनकाइंड इज फेसिंग, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है, इंसानों के लिए भी एक संतुलन जो है नेचर में बनाए रखते हैं। Associated chemical reactions can make it difficult for marine calcifying organisms such as corals and some planktons to form shells and skeletons, and existing shells become vulnerable to the dissolution। अभी हमने इसके बारे में बात की हुई थी कि ऑलरेडी इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस की वजह से बहुत ही मुश्किल होता है उन कोरल्स और उन प्लैंक्टन्स को अपने शेल्स और स्केलेटन्स को बनाए रखना, नए शेल्स और स्केलेटन्स को बनाना, ताकि उनकी भी जो है नस्ल आगे बढ़े। और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे तो फिर इनकी तादाद कहाँ से रहेगी। लिटरली दे विल ऑल्सो बी एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। The extent to which calcifying organisms are already being affected by acidification is unclear, and this is a very new area of study। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर्स में भी कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट चेंज वगैरह वो बस 1960s से ही हम सीरियसली ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि विद इन अ स्पैन ऑफ 40-50 ईयर्स हमें इसका सीरियसनेस पता चल गया कि कितना लाइफ थ्रेटनिंग है ये। तो उसी तरीके से ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में भी अब आप जो है हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही एक लिटरली ह्यूमन थ्रेटनिंग या फिर एनवायरनमेंट थ्रेटनिंग एक फिनोमेना हो सकता है। लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर मोर सेंसिटिव देन द अदर्स। अगेन मैराइन ऑर्गेनिजम्स में भी अगेन उनके थ्रेट परसेप्शन इंडेक्स अलग अलग होते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म जो होता है मैराइन उसके इस एसिडिफिकेशन को फेस करने का जो स्ट्रेंथ होता है वो अलग होता है। तो इस तरीके से हमें उसके बारे में भी ज़्यादातर पता नहीं है, बहुत ही लिटिल एविडेंस है और भी रिसर्च करना बाकी है। The rate at which acidification occurs is a determining factor in the extent to which calcifying organisms will be able to adapt। तो किस रेट से एसिडिफिकेशन होगा और किस रेट से ये जो जानवर है, जो आप कोरल्स देख सकते हैं, ये छोटे छोटे जो मछलियाँ ऑर्गेनिज्म जो है वो किस हद से या फिर किस रेट से वो अडेप्ट करेंगे, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब नेचर में चेंज आते हैं तो अडेप्टेबिलिटी होने में थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है। The impact of acidification will extend up to food chain to affect economic activities such as fisheries, aquaculture and tourism। ऑस्ट्रेलिया जैसा एक कॉन्टिनेंट या फिर एक कंट्री आप कह लें, लिटरली टूरिज्म पर खासकर कोरल रीफ्स देखने के लिए, द ग्रेट कोरल रीफ्स देखने के लिए लाखों की तादाद में टूरिस्ट वगैरह जाते हैं। और ये कोरल रीफ जो है वो लिटरली इस तरीके की कई मैराइन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो एक शेल्टर की तरह काम करते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर पाई जाती है, तो वहाँ पर फिशरीज के लिए भी यानी कि फिशरमैन्स वगैरह के लिए भी, एक्वाकल्चर के लिए भी जो है वैरायटी ऑफ फिशेस जो एक्वाकल्चर हम बढ़ाते करते हैं, अपने घरों में पालते हैं, तो उसके लिए भी जो है ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट है। Wherever there are marine calcifying organisms, there are risks from ocean acidification, जो कार्बोनेट पर, कैल्शियम पर डिपेंड करते हैं अपने शेल्स और स्केलेटन्स को फॉर्म करने के लिए। तो उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स, खासकर बेस्ट एग्जांपल प्लैंक्टन्स और कोरल्स हो सकते हैं। तो प्लैंक्टन्स और कोरल्स के लिए तो लिटरली ये बहुत ही रिस्की है इस तरीके का एक ओशन एसिडिफिकेशन का प्रोसेस। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।